नमस्कार। आप सभी का कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन के एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछली बार हम लोगों ने लेक्चर दिया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो स्टार्ट किया था, उसी के तीसरे भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले हम लोगों ने अधिकार क्या होता है इस पे चर्चा की थी। उसके उपरांत मानव अधिकारों की अवधारणा पे द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ we have already discussed the concept of fundamental rights and its importance and purpose. आज हम लोग मानव अधिकारों के महत्व और उद्देश्यों के पश्चात जो मानव अधिकारों की विशेषताएं हैं उस पर गौर करते हुए भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उस पर प्रकाश डालेंगे। आपको याद होगा जो पार्ट 2 था इस लेक्चर का फंडामेंटल राइट्स का, उस पर हमने मौलिक अधिकारों के महत्व और उद्देश्यों पर बात की थी, जैसे कि मौलिक अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। विदाउट दीज फंडामेंटल राइट्स नो इंडिविजुअल और ह्यूमन कैन सीक्स टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट लेवल। इसके उपरांत हमने बात की थी कि नागरिक स्वतंत्रताओं के बिना लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल भी चल नहीं सकती। विदाउट डेमोक्रेसी या विदाउट सिविल लिबर्टीज नो डेमोक्रेसी कैन बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तीसरी विशेषता पे, तीसरे महत्व पर हमने बात की थी कि विधानमंडल और कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। नो इन्वेजन्स दीज राइट्स बाय एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव। चौथी बात हमने की थी कि अधिकारों को यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने की भारतीय संविधान में उचित व्यवस्था की गई है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवी विशेषता पे पांचवें महत्व पर हमने बात की थी कि मौलिक अधिकार देश की आधारभूत एकता को प्रकट करते हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकारों की विशेषताओं पे गौर करेंगे कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता ये दिखाई देती है कि कुछ मौलिक अधिकार हमारे देश में सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। गौर कीजिएगा, कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को नागरिकता की हैसियत से प्राप्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ अधिकार चाहे आप इस देश के हैं चाहे आप विदेशी हैं, सभी को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल इस देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। दूसरी विशेषता, ऐसे बहुत सारे भारतीय संविधान में उपबंध किए गए हैं जिनका उल्लंघन करना अपराध है, जिसे कानून के माध्यम से सजा दी जा सकती है। देयर इज सम प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुज कॉन्ट्रोवेंशन शैल बी एन ऑफेंस। तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि अधिकार यानी मौलिक अधिकार वे कानून हैं जिन्हें अदालतों के द्वारा यानी न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर लॉज विच इज इन्फोर्सेबल बाय द जुडिशरी इन इंडिया। चौथी विशेषता हम देखेंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे अधिकार असीम नहीं होते वैसे ही मौलिक अधिकार भी असीम नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और लिमिटलेस। इसके उपरांत आपातकालीन घोषणा में यानी जब देश में आपातकाल लागू हो जाए तो उस वक्त मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होती है। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया एंड दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शुड बी रिव्यू। एक अगली विशेषता आती है कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी लिमिटेड बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके उपरांत संविधान नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहुत ज़्यादा बल देता है हमारा, और हमारे संविधान में भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है उनको लागू करने के लिए, उनको प्रभावी बनाने के लिए भी मौलिक अधिकारों में आवश्यक काटछाट की जा सकती है। देखिए, मौलिक अधिकारों की जब हम प्रकृति या विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन सभी अधिकारों की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो कुछ खास विशेषताएं दिखाई देती हैं। इन सभी 6 मौलिक अधिकारों में पहली विशेषता दिखाई देती है कि कुछ मौलिक अधिकार देश में सभी लोगों को प्राप्त है और कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। देखिए, भारत में जो भी लोग निवास करते हैं उन सभी को, चाहे वे भारतीय नागरिक हों या भारतीय नागरिक ना हो,
उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, उनके जो सामान है, जो माल असबाब है, उसकी सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। परंतु ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दी गए हैं, और कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए अफसरों की समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा या सम्मेलन करने या फिर समुदाय बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, देश के किसी एक भाग से दूसरे भाग में आवागमन, फ्री मूवमेंट की स्वतंत्रता का अधिकार, या किसी भी देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। देखिए, ये स्वतंत्रताएं नागरिकों को देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में खुलकर हिस्सेदारी लेने का मौका देती हैं, इसलिए विदेशियों को इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। दूसरी विशेषता पे हम लोग चलते हैं इन 6 मौलिक अधिकारों के। दूसरी विशेषता दिखाई देती है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच कर्ब, कंट्रोल और एब्रिजेस दीज फंडामेंटल राइट्स। देखिए, संविधान ये घोषणा करता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार सीमित, लिमिटेड होते हों। यहाँ पर राज्य शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है। इसके अंतर्गत विधानमंडल और कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं। और इतना ही नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत भी राज्य की सत्ता का ही बोध करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एक फैसले में कहा था कि राज्य के अंतर्गत वे सभी निकाय, वे सभी इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिन्हें किसी अधिनियम, किसी एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया है, और जो सरकार या सरकार के समान ही निर्णय लेते हैं या उन्हें लागू करते हैं। मसलन आप देखिए, जो राजस्थान विद्युत बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, ये सब भी राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार विधानमंडल, कार्यपालिका, स्थानीय सरकारें और अन्य ऐसे बहुत सी संस्थाएं जो कोई विधि या नियम, ये सभी संस्थाएं कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। इसके उपरांत देखिए, तीसरी एक और विशेषता आती है कि वे उपबंध जिनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान में। आई एम टॉकिंग अबाउट सच प्रोविजन हुज कॉन्ट्रोवेंशन शैल बी एन ऑफेंस इन इंडिया। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के कार्यों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। उदाहरण के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, बेगारी नहीं कराई जानी चाहिए, जबरन मजदूरी की मनाही की गई है। इसी प्रकार आप देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को फैक्ट्री में काम पर लगाना या खानों में काम पर लगाना, जहाँ माइंस का काम होता है या जहाँ पर जोखिम बहुत होता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसी प्रकार संविधान द्वारा छुआछूत बरतने की, जो अनटचेबल बिहेवियर है, उसकी भी मनाही की गई है। और यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का पालन नहीं करता, इनको तोड़ता है, तो उसे भारतीय संविधान में नियत की गई सज़ा के अनुसार सज़ा दी जा सकती है। अगली विशेषता आती है कि देखिए, मौलिक अधिकार ऐसे कानून हैं जिन्हें अदालतों के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान हम सभी को ये अधिकार देता है कि हम मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, उन तक अपनी अपील कर सकते हैं, और इसके लिए इन न्यायालयों को कई प्रकार के आदेश और लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। और इसमें कई तरह के लेख, जैसे परमादेश, मेंडामस, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी अधिकार प्रेच्छा, ऐसे 5 तरह के लेखों के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधानमंडल को भी आदेश दे सकती है। और बहुत बार न्यायपालिका ने कार्यपालिका को यह आदेश भी दिया है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, जिसको जबरन अरेस्ट किया गया है, उसको सशरीर हमारे समक्ष पेश किया जाए। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष रूप से सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
और यदि न्यायालय ये समझे कि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसकी रिहाई का आदेश भी न्यायपालिका दे सकती है। कहने का मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में ऐसे बहुत से कानून हैं जिन्हें अदालतों के द्वारा लागू किया जा सकता है। एक और खास विशेषता है मौलिक अधिकारों की। देखिए, मौलिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते। जैसे अधिकार असीमित नहीं होते, व्यक्ति जो चाहे सो करे, व्यक्ति की किसी भी गतिविधि पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ही ना हो, तो फिर तो स्वतंत्रता और अराजकता में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखिए, अधिकार का मतलब है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जो मेरे और आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक हो। और इसी प्रकार मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है, उस पर भी युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे देखिए, भारतीय संविधान हमें सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु सार्वजनिक शांति, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमारे भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्ति संगत प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे भाषणों में या ऐसे सभा सम्मेलन को गैर कानूनी समझा जाएगा जो लोगों को सांप्रदायिकता की ओर या अपराध करने की ओर प्रेरित करते हों। देखिए, देश की सांप्रदायिक सद्भावना या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका आदि का भी राज्य या प्रदेश में लाया जाना निषेध घोषित किया जा सकता है। उस समाचार पत्र पर भी, उस जर्नल पर भी या उस मैगजीन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो सती प्रथा हो या नरबली हो या इसी तरीके के बहुत सारी सामाजिक विरोध वाली जो प्रथाएं हैं उसको बढ़ावा दे। इसी प्रकार से जो अश्लील साहित्य है उसके प्रकाशन की भी खुलेआम स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। एक और विशेषता दिखाई देती है मौलिक अधिकारों की, ध्यान दीजिएगा। आपातकालीन घोषणा में जब देश में आपातकाल लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, आपातकाल की स्थिति के दौरान राष्ट्रपति, जो माननीय राष्ट्रपति हैं, वो मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना रोक सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जा सकती है। आपको याद होगा जब 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 में मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना रोक दिया गया था। इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये जो मैंने मौलिक अधिकारों की चर्चा की, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, उन मौलिक अधिकारों का एग्जीक्यूशन के लिए मैं और आप न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते उस वक्त जब देश में आपातकाल लागू किया गया हो। यहाँ पर एक चीज़ और उल्लेखनीय है बतानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी जीवन का जो अधिकार दिया गया है, उसे आपातकालीन स्थिति में भी सस्पेंड, स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए, आर्टिकल 20 ये घोषणा करता है कि किसी भी मौजूदा कानून को भंग करने के अपराध में ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल या कंपल्शन नहीं किया जाएगा, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा। और इस प्रावधान का देखिए उद्देश्य यह है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस किसी भी अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर ना करे। पुलिस हो या गुप्तचर विभाग हो, उनका दायित्व है कि वो एविडेंस को इकट्ठा करे, अपना काम करे, ना कि उपयुक्त को टॉर्चर देकर आर्टिकल 21 यानी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, को वॉयलेट करे। अगली विशेषता आती है, देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। These all fundamental rights, these all 6 fundamental rights can be changed, can be abridged by the way of constitutional amendments in India. देखिए, भारतीय संविधान की शक्ति साधारणतः विधायी शक्ति से भिन्न होती है। कहना ये चाह रहा हूँ कि संविधान में संशोधन करने का तरीका और
नॉर्मल कानून बनाने का तरीका, इन दोनों की विधि अलग अलग है। जितने भी कानून के जानकार हैं उनका ये मानना है कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में फेरबदल या कमी की जा सकती है। यहाँ पर एक केस का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों में कमी हो या कटौती होती हो। परंतु इस निर्णय ने कहीं ना कहीं संसद की शक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। परंतु आज इस निर्णय का कोई लीगल इम्पोर्टेंस, कोई भी कानूनी महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि 1978 में एक दोबारा महत्वपूर्ण केस आया मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इसका नाम था केशवानंद भारती केस। 1978 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, बशर्त कि वो संशोधन हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ ना करता हो। देखिए, संविधान के जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस में ही निकल के आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारे भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर में यदि सरकार कोई चेंज करने की कोशिश करती है, मसलन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करती है, संघात्मक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करती है, न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती करने की कोशिश करती है, या और भी ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं आधारभूत ढांचे में, जिसका जिक्र हम कभी बाद में करेंगे, संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और यदि वो ऐसा करती है तो न्यायपालिका के माध्यम से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, न्यायिक समीक्षा के थ्रू उसे गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। देखिए, 1980 में मिनर्वा मिल्स का केस आया था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात दोहराई थी कि किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्त उसके आधारभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। देखिए, जितनी भी आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस फोर्सेस हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं जो भारत की सीबीआई है या रॉ है, ऐसी सेवाओं से संबंधित अधिकारियों पर संसद चाहे तो युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि ये सभी पुलिस अधिकारी या इन जगहों पे काम करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों की कुछ राज्य के प्रति एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। उस कर्तव्यों को अनुशासन से बांधने के लिए इनके अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राष्ट्र हित में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में। दूसरी ओर ऐसे बहुत से इलाके होते हैं जहाँ पर मार्शल लॉ कभी कभी प्रभावी हो जाता है और सैन्य शासन लगा हुआ होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत एक एबनॉर्मल सिचुएशन में इसको लगाया जाता है, बहुत ही असामान्य स्थिति में इसको लगाया जाता है, और ये राष्ट्रपति शासन से या राष्ट्रीय आपातकाल से थोड़ा अलग होता है। अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान नागरिक स्वतंत्रताओं पर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरीली कंसर्न विद द सिविल लिबर्टीज। देखिए, ऐसा लगता है कि संविधान की दृष्टि नागरिक स्वतंत्रताओं पे, यानी कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर ज़्यादा केंद्रित है। भारतीय संविधान नागरिकों को काम का अधिकार, राइट टू वर्क, और बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में राज्य की ओर से सहायता पाने के अधिकार पर, राइट टू मेंटेनेंस, को प्रदान नहीं करता। परंतु ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि कुछ मौलिक अधिकार हमारी नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, यानी कुछ अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जो नकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, राज्य पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और राज्य के खिलाफ हमें सुरक्षा देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ मौलिक अधिकार पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करती है। देखिए, अधिकारों के संदर्भ में भी मैंने कहा था कि कुछ अधिकार नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। देखिए, नकारात्मक अधिकारों की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव में दी जाती है और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वे अधिकार नकारात्मक अधिकार है जिसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कुछ मौलिक अधिकार भी नकारात्मक अधिकार होते हैं जो राज्य के खिलाफ व्यक्ति को सुरक्षा देते हैं, और इसमें भी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य व्यक्तियों के इन मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप ना करे। वहीं दूसरी ओर कुछ सकारात्मक अधिकार होते हैं जो हमें उन कामों को किए जाने का अधिकार देते हैं जो कि किए जाने योग्य हैं, जो कि वांछनीय है, जिसको करने से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ मौलिक अधिकार भी सकारात्मक प्रकृति के होते हैं जो हम सभी के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं ताकि हम सभी नागरिक भारत में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। देखिए, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए भी मौलिक अधिकारों में छटनी, स्क्रूटनी की जा सकती है। Some fundamental rights be abridged for giving effect of some of the directive principles in India, because directive principles is like some instructions which is given by the constitution to all the states, and whenever they will frame some policy for the welfare of their concerned state, they have to keep these directive principles in their mind. इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को भी जब कोई राज्य लागू करता है, उसको लागू करने के वक्त भी मौलिक अधिकारों में थोड़ा बहुत समायोजन या एडजस्टमेंट की जा सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में आवश्यक काट-छांट की जा सकती है। देखिए, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिन्हें अमल में लाने के लिए यदि राज्य कोई कानून बनाता है तो उसे इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वे मौलिक अधिकारों को छीनते हैं या उसमें कमी लाते हैं। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C भौतिक संसाधनों के उचित वितरण का निर्देश देते हैं। आर्टिकल 39B एंड 39C इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द जस्ट और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज अमंग ऑल सिटीजन्स। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन ना करे तो समाज कभी भी देखिए समतावादी या समता मूलक नहीं बन सकेगा। इसलिए ये उचित भी है कि न्यायपालिका हो, राज्य हो, वो इस कर्तव्य के पालन में राज्यों को ना रोके ताकि राज्य अपने राज्य विशेष में बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन कर सके। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में ऐसे भी बहुत सारे कानून है जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते। There are some law which is inconsistent with the fundamental rights in Indian Constitution. देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसमें एक घोषणा की गई है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण यानी उनको कम करने वाले जो जितने भी कानून हैं या विधियां हैं वो उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे उस मौलिक अधिकार का हनन या उसमें कटौती कर रही होती है। दोबारा से बोलना चाहूँगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण, उनको शॉर्टन करने वाले जो लॉ हैं, जो मेथड्स हैं, वो शून्य होंगे। यानी न्यायपालिका ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और ये न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के माध्यम से प्राप्त है, जो किसी भी कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध भी घोषित कर सकती है। देखिए, यहाँ पर एक बात और गौर करने की कि आर्टिकल 13 के अनुसार जो विधि शब्द है उसको काफ़ी आज व्यापक बना दिया गया है और विधि यानी लॉ के अंतर्गत संसद की भी बात की जाती है, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की भी बात की जाती है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस की भी बात की जाती है, बहुत सारे आदेशों की भी बात की जाती है, बहुत सारे सब लॉ उपविधियों की बात की जाती है, नियमों की बात की जाती है, अधिसूचनाओं की बात की जाती है या फिर कानून की तरह ही ताकत रखने वाले बहुत सारे नियमों को अनुच्छेद 13 के तहत विधि शब्द में समाहित किया गया है। अगले भाग में हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो 6 श्रेणियां हैं उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।